जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार की यानी करप्शन की। दोस्तों आज का यह वीडियो लेक्चर MPPSC मेंस पेपर फॉर एथिक्स यानी नीति शास्त्र से संबंधित होगा। इसके साथ साथ सभी स्टेट PCS के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण एवं प्रभाव लिए हैं। इसके बाद आगे जो भी पार्ट होंगे उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थों में जानने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण, जिसमें भ्रष्ट का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ और आचरण की यदि बात करें तो आप सभी जानते हैं व्यवहार। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का, किसी लोक सेवक का यदि व्यवहार अनैतिक रूप से हो रहा है या उसका व्यवहार सही तरीके से नहीं है, वो समाज के लिए सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, देश के लिए सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे बिगड़ा हुआ व्यवहार कहा जाएगा या उसे भ्रष्टाचार कहा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे और समझने का प्रयास करते हैं। किसी शासकीय कर्मचारी का किसी सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना। तीन बातें इसमें हैं। कोई शासकीय कर्मचारी हो, यदि वो किसी सार्वजनिक पद पर काम कर रहा हो और वो अपने अधिकारों का क्या कर रहा हो? दुरुपयोग कर रहा हो और उससे क्या कर रहा हो? लाभ प्राप्त कर रहा हो। इन तीन चार बातों का इसमें ध्यान रखें, आपकी परिभाषा तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये 3 नंबर के हिसाब से भी आपको पहली लाइन हो गई ऊपर वाली, दूसरी हो गई और तीसरी यदि आप लिखेंगे मुख्य रूप से इसको जरूर मेंशन करें कि संथानम समिति के अनुसार भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, उन्होंने क्या परिभाषा दी थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्य निष्पादन में, वो जो कार्य करता है उसके दौरान, ये ध्यान रखने वाली बात है, स्वार्थ से युक्त होकर, जब वो स्वार्थ से युक्त होकर किया गया कृत्य, जो काम वो स्वार्थ के साथ करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो भ्रष्टाचार कहलाता है। बस एक बात का ध्यान रखें इसमें कि उन्होंने एक चीज़ और ऐड की थी कि जानबूझकर वो काम नहीं किया गया हो, तो इस पर उनको कुछ रियायत दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये संथानम समिति के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा थी। आगे देखते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में क्या कहा गया है। तो इसको आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखा गया है, इसका ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं कि सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो ये भी ध्यान रखें कि जो स्वीकृत मूल्य समाज के हैं उनके आधार पर यदि काम आप नहीं करते हैं, अनैतिक रूप से कार्य करते हैं, तो वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। आगे देख लेते हैं IPC की धारा में क्या है। तो जो धारा 161 है, इसमें भ्रष्टाचार का वर्णन किया गया है और 161 से लेकर 165 तक बीच में भ्रष्टाचार के ही संबंध में बात की गई है। तो इसका भी ध्यान रखें आप। तो ये था इसका अर्थ। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो संथानम समिति ने 27 प्रकार के प्रकारों का वर्णन किया है, पर इतना परीक्षा में लिखेंगे 27 तो आपका एक पेज क्या 3 पेज भर जाएंगे। ठीक है, तो आपको केवल उन पर बात करनी है जिनको आप लिख सकें, जो प्रमुख हैं तो आप प्रमुख करके लिख सकते हैं कि इतने प्रमुख हैं, बाकी तो 27 प्रकार के संथानम समिति ने बताया ही है। ठीक है, पर ये मेंशन जरूर कर दें कि 27 प्रकार के जो भ्रष्टाचार है उनका उल्लेख किया गया। हालांकि उन्होंने प्रकार नहीं बताए हैं, लिखा उसमें प्रकार है, पर ये यदि बात करें तो ये वर्ग हैं, उन्होंने कई वर्गों में बांटा है इसे। ठीक है, तो 27 वर्ग आप कह सकते हैं, पर जो मुख्य रूप से हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए कि सार्वजनिक धन और भंडार का अनावश्यक प्रयोग। ठीक है, आप समझ गए होंगे सार्वजनिक धन और भंडार का अनावश्यक। यदि आप कोई लोक सेवक हैं, कोई कर्मचारी हैं, यदि आप अपने धन का जो सबके लिए आया हो, सार्वजनिक धन मतलब क्या? जो लोक हित के लिए आया हो, और कोई भंडार हो, कोई स्टोर हो सकता है, यदि आप उसका अनावश्यक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। आय से अधिक संपत्ति रखना, समझ गए होंगे आप। ठीक है, उपहार प्राप्त करना, क्योंकि एक लोक सेवक यदि उपहार प्राप्त करता है तो उसकी सूचना उसको अपने उच्च अधिकारियों को देनी होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आयकर, संपत्ति कर, यहाँ कॉमा लगा लेंगे आप आयकर के बीच में। ठीक है, संपत्ति कर को छुपाना, यदि आप ये करते हैं तो ये भी भ्रष्टाचार के प्रकार में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, भर्ती, नियुक्ति और स्थानांतरण, इसके साथ साथ पदोन्नति के संबंध में गैर कानूनी रूप से चयन करना।
अब इसमें भाई भतीजावाद आ जाता है, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका कोई सगा संबंधी हो सकता है, इसके साथ साथ आपका कोई चहेता हो सकता है। यदि आप उसको स्थानांतरण में मदद करते हैं, नियुक्ति में मदद करते हैं, भर्ती प्रक्रिया में उसकी मदद करते हैं, साथ साथ उसको प्रमोशन में भी मदद करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार का ही एक प्रकार कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भूमि की खरीद हो, बिक्री हो, इनमें धोखाधड़ी करना, ये भी आपका भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा, एक प्रकार हो जाएगा आपका। ठीक है, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करना। अभी लोक सेवकों को क्या किया जाता है, कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी जाती हैं जिसके आधार पर वो कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे जिलाधीश महोदय हो गए, उनको बहुत सारी ऐसी शक्तियां दी जाती हैं जो कि उनके विवेक पर आधारित होती हैं। यदि उनका वो गलत प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति को उसमें सही तरीके से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो ये भी क्या भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। उसके बाद अनैतिक आचरण है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अभी तो आपने देखा कि 27 प्रकार के थे। ठीक है, यदि आपको कम समय में भी लिखना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 तरीके से बता दिए हैं। पहला आपका ये हो जाएगा कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिखने में आपको शायद कम नंबर मिले, पर आप इस तरीके से यदि इसको बांट देंगे, बाकी जो बताए हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स ले लें आप। ठीक है, तो कुछ राजनीतिक में हो जाएंगे, कुछ प्रशासनिक में हो जाएंगे। जस्ट सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप देखें राजनीतिक भ्रष्टाचार, दूसरा हो जाएगा आपका प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो जो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता क्या है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार में वो लोग शामिल होंगे, जैसे मान लीजिए संसद है, ठीक है, कार्यपालिका हो गई। ठीक है, ये क्या करती है, ये नियम बनाने का कार्य करती है। तो नीति निर्माण से जुड़ा होता है जो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, जिसमें आपकी नीतियाँ हो सकती हैं, कानून हो सकते हैं, कोई नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनमें कोई सही तरीके से अनऑथराइज तरीके से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। और कोई विशेष व्यक्ति होता है तो उनको क्या किया जाता है, उनको लाभ पहुंचाने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार में आ जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रशासनिक में क्या आता है, तो प्रशासनिक में वो लोग होते हैं जो उन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, जो आप बनने वाले हो। ठीक है, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार में ये चीज़ें आ जाएंगी। जब आप क्या करेंगे, अपनी नीतियों को सही तरीके से जो है कार्य नहीं करेंगे उसमें नीतियों के आधार पे, तो सही तरीके से नहीं होगा, अनैतिक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हो जाएगा आपका कि रिश्वत ले सकते हैं आप, भाई भतीजावाद की बात इसमें हो सकती है, कोई घोटाले हो सकते हैं, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें आप इसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और भी लिख सकते हैं, यदि आपको लिखना हो कि अन्य तरीके से भी इसको बताया जा सकता है, तो कुछ उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार हो सकता है या निम्न स्तरीय भ्रष्टाचार भी इसमें आप लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार है, आप जिस तरीके से लिखना चाहें, मैंने सभी इसमें तरीके बता दिए हैं आपको, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। बाकी पॉइंट्स आपको वो सारे डालने हैं जो 27 प्रकार के भ्रष्टाचार उसमें बताया संस्थानम समिति ने, जो भी आपको 2-2, 3-3 पॉइंट एक पेज में आप बना लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार में क्या होता है। तो उच्च स्तरीय में आपके राजनीतिज्ञ हो जाएंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सारे उच्च इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उच्च स्तरीय में। और निम्न स्तरीय भ्रष्टाचार की यदि बात की जाए तो कोई अन्य अधिकारी होंगे, जो ग्रुप सी से आप नीचे ले लें, ग्रुप सी और डी और उससे भी नीचे जो कर्मचारी लोग होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वो निम्न स्तरीय में आ जाएंगे। बाकी ए और बी के जो अधिकारी होंगे वो सब उच्च में आ जाएंगे, और जो राजनीतिक स्तर के लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लिपिक वर्ग हैं और अन्य पद, ये भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो इस तरीके से आप भ्रष्टाचार के प्रकारों को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है। इसको भी मैंने 2 तरीके से बताया है। एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जो 5 पॉइंट्स हैं, दूसरा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार इसके अलावा कुछ और भी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन, नौकरशाही, ठीक है, उपभोक्तावादी संस्कृति, शासन और प्रशासन की सांठगांठ, कम वेतन, पारदर्शिता का इसमें अभाव है। ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें अभाव है, भाव नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभाव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ प्रशासन अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील ना होना, ये ध्यान रखें। जन चेतना का अभाव, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कठोर कानूनों का अभाव, तो ये चीज़ें हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं पॉइंट के आधार पर कि 100 शब्दों में या 150 शब्दों में आपको लिखने के लिए आता है। 100 शब्दों में मान लीजिए पॉलिटी में आ गया और 150 शब्दों में आपको नीति शास्त्र में लिखने के लिए आ गया, तो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एलोबोरेट करके आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं इसमें कि पहले हमने जो बताया था उस तरीके से कैसे लिखेंगे। यदि राजनीतिक कारण की बात की जाए, सांस्कृतिक कारण की बात की जाए, आर्थिक, प्रशासनिक और वैधानिक की, तो उसमें कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजनीतिक कारण आपको लिखना है, तो राजनीतिक कारण आप किस प्रकार से लिखेंगे, जस्ट सेकेंड। राजनीतिक कारण यदि आप लिखेंगे तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जैसे कि जो चुनाव होते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, उसकी चंदा की बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप देखेंगे कि चुनाव बॉन्ड लाया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ जो उच्च वर्ग हैं, आर्थिक वर्गों को उसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी से क्या होता है, जो राजनीति जो अपराधीकरण होता है उसके जो मामले हैं वो सामने आते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो राजनेता लोग होते हैं उनका प्रशासन के साथ जो है साठगांठ होता है, उनका गठजोड़ होता है। और जो अयोग्य लोग होते हैं और जो कम योग्यता वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादातर देखा होगा आपने कि प्रमोट करके किसी उच्च पद पर रख दिया जाता है। तो ये राजनीतिक कारण में आ जाएगा आपका। सामाजिक में सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसे कारण होते हैं जो समाज से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप देखें चाहे आप राजनेता को ले लें चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी को ले लें, इनका संबंध हमेशा किससे होता है, समाज से होता है। क्योंकि जो भी नीतियां लागू करेंगे राजनीतिक स्तर पर, जो भी नीतियां बनाई जाएंगी वो एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सही तरीके से ग्राउंड लेवल पर उसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसमें और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें घूसखोरी की बात आ जाती है। ठीक है, क्योंकि समाज में एक स्वीकृति है कि जब तक ऊपर से कमाई ना हो तो वो कमाई नहीं कहलाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। इसमें सामाजिक में आप लिख सकते हैं, इतने में आपका हो जाएगा। 2 से 3 लाइन लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आर्थिक कारण में देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति, जैसे आप उसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें उपभोक्तावादी संस्कृति या भौतिक बात को आप देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी ने एक फ्रिज खरीदा है। ठीक है, तो वो सिंगल डोर का है, सामान्य अर्थों में समझने का प्रयास कीजिए। तो उसी अब अगले दिन आपको क्या लगेगा कि मैं उससे थोड़ा सा बड़ा खरीद लूँ। ठीक है, उसमें 2 डबल डोर होने चाहिए, हो सकता है ट्रिपल डोर वाला आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए। तो आपकी इच्छाएं क्या है वो बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण में आ जाएगा। ठीक है, और आर्थिक में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र में आप देखें कि जो उद्योग लगाने की जो परमिशन दी जाती है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि जो कम योग्य लोग होते हैं उनके लिए भी इसमें ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उनको ज़्यादा छूट देकर उनको स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आर्थिक कारण में कुछ बिंदु लिख सकते हैं। वेतन की कमी आप आर्थिक वाले में लिख सकते हैं कि अब जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग में ही देख लीजिए आप, बहुत ही कम वेतन है उनका। ठीक है, तो अब उनको ज़्यादातर कह दिया, हालांकि वो ऐसा काम करते नहीं हैं, पर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, सभी नहीं होते पर मान लीजिए कुछ लोग हैं, तो उनका कारण ये नहीं है कि वो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उनकी पेमेंट इतनी कम होती है। ठीक है, और समय समय पर आप देखते हैं कि जो डीए वगैरह हैं ये भी अभी 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है, तो अब उनको पैसे उतने तो चाहिए ही। अब उनकी आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं। अब वो जैसे मान लीजिए 20,000 में काम होना है तो 10,000 रुपये में तो काम नहीं कर सकते। अब डीए हर साल उनका 1,000 से 2,000 रुपये बढ़ जाता था, वो बढ़ नहीं रहा है, तो अब कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उनका स्तर तो वहीं तक पहुँच चुका है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। आगे देखते हैं प्रशासनिक कारण। ठीक है, तो प्रशासनिक कारण में क्या है, वही आपको मैंने बताया था कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए जिलाधीश हो गए। ठीक है, आप कोई मान लीजिए कोई नायब तहसीलदार, सबसे निम्न स्तर पे ले लीजिए आप, राजस्व अधिकारी में तहसीलदार हो गए। ठीक है, तो उनको कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी जाती हैं जिसके आधार पर वो कार्य करते हैं। और यदि वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका क्या किस में आ जाएगा, वो प्रशासनिक कारण में आ जाएगा, और गलत लोगों को उसमें फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का ध्यान रखें, ये कारण हो जाएगा आपका। वैधानिक में देख लेते हैं। ठीक है, तो वैधानिक में क्या हो जाता है कि अभी तक ऐसी कोई संस्थाएं नहीं बनी हैं। ठीक है, ये भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण ही हैं कि इनको सही तरीके से सज़ा दे दी जा सके। बहुत ही कम सज़ा होती है और कुछ ये पैसे दे के या अपना जुर्माना दे के वापस फिर से अपने कार्य पर लग जाते हैं और फिर से इससे बड़ा घोटाला करने लगते हैं। तो इनके लिए कुछ वैधानिक जो है वो नियम इतने सख्त नहीं हैं जिसके आधार पर कुछ किया जा सके। तो इस तरीके से 2-3 पॉइंट में आप लिखकर 1 से 1.5 पेज में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें आगे देखते हैं हम लोग कि कुछ बिंदु हैं इसमें मैंने लिखे थे, आपको पता होगा इसमें कि नैतिक मूल्यों का पतन हो गया जैसे। ठीक है, आप इस तरीके से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार के कारण हैं
वो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि इसमें जैसे पहला हो जाएगा आपका नैतिक मूल्यों का पतन। तो नैतिक मूल्यों का पतन आप देख सकते हैं कि कोई अनुचित तरीका कोई व्यक्ति अपनाता है समाज के साथ, ठीक है, तो उसके आधार पर भी वो ये कारण में आ जाएगा। नौकरशाही आप देख सकते हैं कि नौकरशाही में जो जो कार्य प्रणाली है, कानून है, उनके नियम कठोर नहीं है, अभी आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले। तो इसके आधार पर भी वो क्या करते हैं, सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और नौकरशाही इतना ज़्यादा क्लिष्ट हो गई है, आप देखेंगे इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि हर काम बिना लिखित के आप नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए एक फॉर्म, एक फॉर्मेट बनाया गया है। अब गांव में यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति है, कोई जानकार नहीं है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, जिसे कोई आवेदन करना नहीं आ रहा है, सबसे छोटे स्तर पर यदि बात करूं, तो वो काम नहीं करवा सकता अपना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से कोई ना कोई आपको एप्लीकेशन, कोई ना कोई फॉर्मेट आपको होगा जिसमें आपको भरना होगा। वो क्या करवाएगा, 100 रुपये आपसे ले लेगा, 200 रुपये आपसे ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्तरों में भी भ्रष्टाचार होता रहता है। तो नौकरशाही में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उपभोक्तावादी संस्कृति मैंने आपको बता दिया है। शासन और प्रशासन की साठगांठ, क्योंकि जो राजनेता है और प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी भ्रष्टाचार इन दोनों की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। कम वेतन मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है। पारदर्शिता का अभाव, ये मैंने अमेंडमेंट कर दिया था, आपने देखा होगा, ठीक है। प्रशासन अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील ना होना। अब इसमें क्या होता है कि संवेदनशील ना होने का अर्थ ये है कि बहुत सारी ऐसी फाइलें पड़ी होती हैं कि हो गया, पड़ी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो भाव होता है प्रशासनिक अधिकारी में, ये कारण बनते चले जाते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण। अब वो दबी पड़ी रहेंगी, बाद में उसको निकलवाना है तो और पैसे देने होंगे, ठीक है। अभी 100 रुपये देते थे शुरू में भ्रष्टाचार के हिसाब से, अब वही 15,000, 20,000, लाख रुपए, फिर आगे चल के जितनी भी उनकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से उनका फिर काम होगा। तो ये संवेदनशील ना होना, क्योंकि समय समय पर यदि फाइलें सही तरीके से उनका निराकरण होता रहेगा तो काम आसानी से हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद देख लेते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अपने सामाजिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखे होंगे, उनको आप इस पे ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो सामान्य चीज़ें हैं सभी जानते हैं उनको ही लिखें, जो जांचने वाला भी जानता हो। अब नहीं जानता है तो वो कैसे आपको नंबर देगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। जन चेतना का अभाव, तो जन चेतना का अभाव कैसे है, अभी सब लोग नहीं जानते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए कौन से नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अभी कौन पढ़ा होगा, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। जो लोग या तो तैयारी कर रहे हैं या जो लोग कानून के जानकार हैं उनको ही पता होगा, बाकी सामान्य व्यक्ति तो इन बातों की जानकारी नहीं रखता। तो जिनको ये जानकारी प्राप्त है वो ये काम करते हैं भ्रष्टाचार वाले, उनको गलत तरीके से भड़काते हैं, उनको गलत तरीके से कुछ सलाह देते हैं, राय देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो लोगों में सही तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यदि वो सही तरीके से सूचनाएं देते हैं, उनको अवगत कराते हैं कि इससे ये होता है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो आपका इसमें जन चेतना का अभाव ये कारण एक हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देख सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं हम लोग कि कठोर कानूनों का अभाव। अभी कठोर कानूनों का अभाव कैसे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कोई कानून विशेष रूप से नहीं बनाए गए हैं कि जो आपको भ्रष्टाचार में आप लिप्त हो जाएं तो आप उसमें आप सही तरीके से उनको बचाव कर पाएँ। छोटी छोटी रकमें दे के आप वापस जेल से छूट जाते हैं, ठीक है, जुर्माना लगा दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, वो नाम लेना उचित नहीं होगा, राजनीतिक पक्ष हो जाता है, पर फिर भी तो इनका आप ध्यान रख सकते हैं। तो सही यदि कानून बन जाएंगे, कड़े कानून बन जाएंगे, तो आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो ये भी उनके कारणों में आ जाएगा, तो इनको ध्यान रख, या तो आप पॉइंट्स में लिख लें, या तो आपको जैसे बताया गया था कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और वैधानिक, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अब ये कारण हो गए, अब इन कारणों से ही प्रभाव सामने आएंगे कि ये होगा कैसे। कि अब ये बताइए कि यदि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा तो होगा क्या, जो भी राजनीतिक चीज़ें होंगी उन पर कुछ न कुछ तो असर होगा, ठीक है। तो प्रभाव में सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि लोग या आप राजनीतिक स्तर ले लें या प्रशासनिक स्तर ले लें, दोनों में ये चीज़ें क्या होंगी, एक रोग की तरह फैलती रहेंगी, ठीक है। और होगा क्या कि बहुत सारे नुकसान होंगे जो आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि शासकीय कोष को हानि हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो पैसा आप दिया जा रहा है, पहली बात तो ये हमारा ही पैसा है, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वही पैसा है, जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है हमारा वही पैसा है। तो यदि शासकीय कोष की हानि होगी, चुनाव में ही उसी पैसे को खर्च कर दिया जाएगा,
तो कैसे लोगों तक जो ये सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो कैसे पहुंचेंगी? तो ये भ्रष्टाचार का कारण हो सकता है। सरकार का कोष खाली हो जाएगा तो आपको क्या बोले, बाद में बोले हमारे पास तो फंड ही नहीं है, ठीक है, रोजगार ही नहीं निकलेंगे, जैसी स्थिति आप देख ही रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्पीड मनी की प्रवृत्ति का विकास, ठीक है। इसमें होता क्या है, दूसरा प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति क्या है, बहुत जल्दी अमीर होना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि बस कोई चाबी हो और तुरंत बस उसको घुमाया जाए और बहुत सारे पैसे ले लिए जाएं, ठीक है। तो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में स्पीड जो है, लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लाल फीताशाही। लाल फीताशाही में क्या होता है, आपने देखा होगा कि लाल फीताशाही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये सब प्रशासन से ही है, जिससे कि आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा कि जो राजनीतिक पक्ष होते हैं वो फाइलें हैं तो लटकी ही पड़ी हैं, ठीक है। लाल फीताशाही का अर्थ ये होता है कि एक फाइल होती है जिसके ऊपर एक टैग लगा होता है, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि वो बंद पड़ी रहती हैं, ठीक है। अब वो बंद पड़ी हैं तो हो गए पड़ी हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब भी आवश्यकता होगी बस उनको इस्तेमाल कर लिया जाएगा, नहीं तो फिर हो गया वो पड़ी हैं, उनके लिए पैसे दो कि ये हमारा काम करिए, तभी जाके काम होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। और उसमें होता क्या है कि इसमें मुख्य रूप से वही लोग शामिल होते हैं या जिनका प्रशासन और राजनीतिक स्तर में आपस में साठगांठ होती है, ठीक है। तो बस वही है, रिश्वत चाहिए और बस स्पीड मनी हो और जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे हो जाएं। तो ये भी लाल फीताशाही के अंतर्गत आप 2-3 बिंदु लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोग ही शामिल होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें आप। आगे देखते हैं कि इसमें होगा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अभी। तो प्रशासनिक अकुशलता में वृद्धि हो जाएगी। जिस प्रशासन में आपको शामिल किया गया है, जिसके लिए आपकी नियुक्ति की गई है, तो उसमें क्या है, आप कुशलता तो लाएंगे नहीं, क्योंकि अकुशल तरीके से, सही तरीके से यदि आप अनैतिक तरीके से कार्य करेंगे तो उसमें वृद्धि कहाँ होगा, उसका लाभ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो या तो डिग्रेड होते चले जाएंगे, उनका जो प्रशासनिक स्तर है वो कमज़ोर होता चला जाएगा, उनका लाभ का स्तर कम होता चला जाएगा, और विश्वसनीयता जो लोगों की बनी हुई है प्रशासन के प्रति वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो आगे आने वाले बिंदु में है, ठीक है। शासन और प्रशासन के प्रति अविश्वास हो जाएगा। जब ये सारे काम होंगे, लाल फीताशाही हो जाएगा, स्पीड मनी की प्रवृत्ति हो जाएगी, धनी नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अब लोगों का विश्वास, जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है वो आप काम कर नहीं पाएंगे। तो यदि एक सामान्य व्यक्ति आपसे उम्मीद करता है कि मेरे लिए ये काम हो जाए, कोई भी अमुक काम हो सकता है, तो वो काम तो आप कर नहीं पाएंगे। आज बोलेंगे कि आज करना नहीं, अब मैं 15 दिन बाद आएंगे साहब तो तब काम होगा, फिर 1 महीने बाद आएंगे, हो सकता है उस चेयर पे ही ना बैठे, वो दूसरी चेयर पे अंदर बैठे। तो इस तरीके से जो जनता का जो विश्वास है वो भी कम होता चला जाएगा, तो ये प्रभाव पड़ सकता है। समाज में असमानता को बढ़ावा मिलेगा। अभी असमानता को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो इसमें होता क्या है कि इसमें मुख्य रूप से उन्हीं व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाता है जिससे सरकार का विशेष लगाव होता है, उनसे उनका काम निकल जाए, वोट बैंक विशेष रूप से उनसे बटोरे जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप इस पे लिख सकते हैं। इसमें गरीब व्यक्ति गरीब ही रहा आता है, जो अमीर व्यक्ति है उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है, तो असमानता का भाव हो जाएगा, क्षेत्रीयता का भाव हो सकता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग, जहाँ पर ज़्यादा वोट बैंक है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ये असमानता की भावना इसमें बढ़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं सामाजिक असंतोष। तो सामाजिक असंतोष कैसे होगा, तो सामाजिक असंतोष तब होगा जब होगा क्या कि उनके लिए सही नीतियां सरकार लागू नहीं कर पाएगी, उसके लिए फंड ही नहीं है तो नीतियां कहाँ से लागू कर पाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सही तरीके से जनता के साथ संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके साथ जो है असंतोष की भावना होगी, ठीक है। कोई नीतियां हैं वो नीति निर्धारण सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जो क्षेत्रीय स्तर हैं, जो ग्रामीण स्तर हैं, उनको कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, केवल बड़े तबके के लोगों को ये चीज़ मिल पा रही है। तो इस तरीके से जो समाज में है वो असंतोष की भावना इसमें बढ़ेगी। तो 2 से 3 पॉइंट आप रखें, और 7 पॉइंट है, 1 से 1.5 पेज में आपका ये आंसर क्योंकि 5 पॉइंट में आपका 1 पेज हो जाता है, 7 पॉइंट में आपका 1.5 पेज करीब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि प्रभाव पूछ ले तो सबसे पहले आपको पूछेगी भ्रष्टाचार है क्या, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए या इसे संक्षेप में समझाइए, ये कह सकता है। तो 7 बिंदु बहुत हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रभाव लिख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे जो भी पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि मैं ये कहता नहीं हूँ,
पर फिर भी यदि आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगी। और ये सब चीज़ें फ्री हैं। मैं आपसे कोई ऐप की बात नहीं करता, कभी किसी को ये नहीं बोलता कि आप ये चीज़ें इतनी बार 1000 1500 लाइक का कोई टारगेट है मेरा। ठीक है, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। जब मुझे समय मिलता है, 1 वीक में, 2 वीक में, 3 दिन में, 2 दिन में, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जो भी सहायता की आवश्यकता हो आप मुझे कह सकते हैं। टेलीग्राम आप देख सकते हैं @MPPSC 2.0। क्या है? MPPSC 2.0, इसी चैनल के नाम से ही है। तो आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैंने कल ही सेंड कर दी थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो बनाने में तो नहीं बन पाया। ठीक है, पर मैंने जो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था इसका पीडीएफ, तो जिन लोगों ने देखा है वो पढ़ लिए होंगे पहले से ही। और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हों तो आप इस वीडियो को देख जान सकते हैं। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और जिन लोगों को आवश्यकता है, ठीक है, जो लोग पीएससी की तैयारी करने के इच्छुक हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, 2019 और 2020 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है पर भ्रष्टाचार चेंज नहीं होता कभी। इस बात का ध्यान रखें, स्टैटिक चीज़ें हैं तो इनको ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। जय हिंद।